जैसा कि आप सभी जानते हैं कल यहाँ पे जीके पोस्ट क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी कुछ डाउट हो गया अपनी प्रिपरेशन पे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा इस पेपर को पढ़ के, जब मैं नहीं कह रहा कि यही आएगा, देखो क्यों नहीं कह रहा हूँ ऐसा, बिकॉज मैंने कम से कम अभी तक 6 पेपर बनाए सोशल साइंस पे, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 90 MCQ उसकी सीरीज़ भी चलाई थी, यानी हर एक वीडियो में मैंने 30 MCQ कवर किए थे। जिसको भी MCQs पे अपने पे डाउट है वो 90 MCQs 120 MCQs पढ़ के जाओ। कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिलेंगे, मुझे मैसेज करो, मैं नंबर आपको पिन कर दूंगा वहाँ पे। लेकिन ये पेपर जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह इस पेपर से आपको एटलीस्ट 45 मार्क्स आ जाएंगे, यहीं से आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ। देखो बायोलॉजी का पेपर मैंने बच्चों को सजेस्ट किया था, उसमें 42 43 45 मार्क्स उनको आए। बच्चों को मैंने वीडियो बना के रखा और साइड में प्रूफ भी मैंने वहाँ पे चलाया था कि देखो जो मेरे क्वेश्चन है वही आपके पेपर में भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही आएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो जब एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो दूसरी जगह पे देखते हैं वो सिर्फ उनको क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सजेस्ट करोगे तो वहाँ से क्या होता है, आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाओगे। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ोगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन और अराइज होते हैं टॉपिक सब टॉपिक से बनके, वो भी आप इजीली सॉल्व। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेक्शन बी से भी चाहते हैं, लेकिन मैं ए से ही करूँगा। मुझे पता है कि बच्चे मिस नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारी वीडियोस पहले देख के रखी है और इस वीडियो पे भी मगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो पे पहली बार होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला एमसीक्यू वो दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। किस ईयर में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी? 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी। इस मूवमेंट का स्टार्ट 1930 में था, जब गांधी जी ने क्या किया था, दांडी मार्च स्टार्ट किया था और साल्ट लॉ को तोड़ा था। यानी 1930 में ही जो है उन्होंने साल्ट मार्च किया था और साल्ट लॉ को तो वहाँ पे ब्रेक किया था। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर इसके रिलेटेड दूसरा एमसीक्यू आ जाएगा, आप ये सॉल्व करोगे। आप यही मैं कहता चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को देखोगे आपको कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रेफर्स टू। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वो किस टर्म की तरफ रेफर करता है? पहला है एरियाज विद हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, वो एरिया जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीशीज है। फिर दूसरा हमारे पास वो जगह जिसके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। तीसरा है वो इलाका जिसके अंदर फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी। डी पार्ट है हमारे पास वो जोन जिसके अंदर हाई पोल्यूटेंट लेवल्स होंगे। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पे हाई स्पीशीज होंगी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वही जगह होती है जहाँ कई तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं जो यूनिक होते हैं। यानी जिस जगह पे हमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रूशल भी, आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए आप यहीं से निकाल सकते हैं। यही फ़ायदा है कि आपको अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको दोबारा से अपनी कॉपी पे, अपनी बुक पे, कहीं जगह पे गूगल पे एमसीक्यू सर्च मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट वाज इनेक्टेड इन कौन से साल में जो है राइट इन्फॉर्मेशन टू एक्ट ये जो है इनेक्ट किया गया था? तो ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2005 में RTI यहाँ पे जो है इनेक्टेड किया गया था। ये गवर्नमेंट ने बनाया था जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी चेक करे थे, यानी कुछ झोल वोल तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन कौन से ईयर में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1905, सी 47, डी 1857। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका 1885। ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो अब 1885 तो बनी थी, लेकिन जो इनका यहाँ पे पहला लीडर था जिसने बनाया था वो फाउंडेड, ठीक है, ये भी आपको आ सकता है, यानी किसने बनाई थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम ने जो है INC इंडिया नेशनल कांग्रेस को बनाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है स्टेट पॉलिसी का, उसका एम यहाँ पे क्या होता है? ए ऑप्शन हमारे पास एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बी हमारे पास प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करता है। देन सी हमारे पास स्ट्रेंथन डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद डी हमारे पास इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ से रहेगा, ये ऑप्शन बी आप करेगा, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो है इंश्योर करना चाहते थे सोशल जस्टिस तो नहीं हो रहा, इनजस्टिस तो नहीं हो रहा यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर में या फिर किसी भी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में। नेक्स्ट हमारे पास वो रोड द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वो किसने लिखी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका यहाँ से बी ऑप्शन महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी जो है 1909 में 1909 में बनाई थी, ये आपको याद होना चाहिए। मे भी इस पर आ सकता है कि कब बनाई थी, तो 1909 में बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था? हिज विजन ऑफ सेल्फ रूल, जिसे स्वराज कहा जाता है, सेल्फ रूल एंड स्वराज एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। ब्लैक सॉइल इनमें से कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट सुटेबल है? ऑप्शन ए वीट, बी राइस, सी कॉटन, डी टी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कॉटन सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जो है सुटेबल है, बिकॉज ये क्या है, बेस्ट फॉर कॉटन ग्रोथ के लिए होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इट रिटेन्स मॉइस्चर, ठीक है।
ये रिटेन क्या करती है, मॉइस्चर को रिटेन करती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से विच इंडस्ट्री इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसे बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास टेक्सटाइल, बी आयरन एंड स्टील, सी ऑटोमोबाइल, डी एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज आयरन एंड स्टील एनर्जी, सॉरी स्टील इंडस्ट्री। बिकॉज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्राइड हो चुका हूँ, क्योंकि आज केमिस्ट्री का पेपर था, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4-5 बजे उस मॉर्निंग में ही उनका वीडियो बनाया था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है रॉ मटेरियल फॉर ऑलमोस्ट अदर इंडस्ट्रीज, हर एक इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल यही प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सी ऐसी कंट्री जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन जाना जाता है। ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जापान आपका करेक्ट ऑप्शन है, जापान इज कॉल्ड एज द इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू सी सनराइज, ये दुनिया की पहली कंट्री है जहाँ पे सनराइज सबसे पहले दिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट, जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंडियन गवर्नमेंट का, वो कहाँ से आता है। ऑप्शन ए टैक्स, बी जीएसटी, सी एक्साइज ड्यूटी, डी इंपोर्टेंट ड्यूटी। आप सभी को उससे पहले बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो इस बार टूल टैक्स आया था, वहाँ पे हमारे पास आया था 436 करोड़, जो यहाँ से यह आया 23-24 ईयर का, लेकिन जो 22 और 23 का था उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 136 करोड़ था। इट मीन्स दैट कि 300 करोड़ रुपए यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट वार ऑफ एन इंडियन इंडिपेंडेंस टू प्लेस इन, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुई थी वो कौन सी जगह पे हुई थी। ऑप्शन सॉरी कौन सी जगह पे नहीं थी, कौन से ईयर में हुई थी। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1857, डी 1942 एंड डी आपका आएगा 1905 यानी 1905। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ से आएगा 1857। आप सभी को पता है, वेल नोन, आपने सुना होगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने आपको कहा था ना, आप इसी नाम से जाने जाते होंगे, जो कि इनके अगेंस्ट हुई थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट हुई थी। ठीक है, तो देखो अगर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर आपके यहाँ पे मैं कब सेक्शन बी डिस्कस, सेक्शन सी एंड डी डिस्कस करूँगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं सेक्शन बी एंड सी डी की तरफ। उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, जो आपके एमसीक्यू रहेंगे आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करके आप इन्हें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है ये तो 30 एमसीक्यू। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे वहाँ आ जाओ, 120 की 120 विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से सेक्शन बी से, व्हाट वर द मेजर काजेस ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के मेजर काजेस क्या थे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास था राउल्ट एक्ट 1819 का। ठीक है, राउल्ट एक्ट ऑफ 1919 का राउल्ट एक्ट था, इस टाइम ये बना था। ठीक है, ये क्या करता है, अलाउड करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट इंडियंस विदाउट ट्रायल, यानी विदाउट ट्रायल, विदाउट किसी भी जुर्म के वो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, इंडियंस को जेल में ले रहे थे। ठीक है, अरेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जलियांवाला बाग मसाक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ था 1919 में, वो भी हुआ था। ब्रिटिश ट्रूप्स को जो है वहाँ ब्रिटिश ट्रूप्स ने, जो उनका कमांडर था एट दैट टाइम जनरल डेयर, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इन पे गोलियां बरसाओ, और फायरिंग वहाँ पे उन पर की गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स उनके अंदर इनोसेंट थे, बड़े बुजुर्ग सब जो है वहाँ पे मरे गए, जो कि अमृतसर में हुआ था। तो ये एक सेकंड था। थर्ड था हमारे पास खिलाफत मूवमेंट। मुस्लिम वर एंग्री विद ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मुस्लिम जो थे काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे विद द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इस वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्या देखनी पड़ी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सामने आई। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है इसके 3 फीचर्स बताओ। पहला फीचर आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, सेकंड लिखेंगे आप 3 टायर सिस्टम, थर्ड लिखेंगे आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो हमारे पास पहला आएगा डिवीजन ऑफ पावर, उसके अंदर क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये वेल नोन है, आपको पता है। उसके बाद 3 टायर सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट वर्क सेपरेटली। आप सभी को पता है यूनियन अलग से काम करता है, स्टेट अलग से एंड लोकल गवर्नमेंट अलग से काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, इसके अंदर लिखेंगे द सुप्रीम कोर्ट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंश्योर करता है द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट हमारे पास व्हाई इज द हिमालयाज रीजन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्यों जो हिमालयाज रीजन इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, पिछली पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सुनो, पहला सोर्स ऑफ रिवर, सेकंड हमारे पास नेचुरल बैरियर, थर्ड है हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी। अब सोर्स ऑफ रिवर के अंदर आप क्या लिखेंगे, द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर फॉर मेजर रिवर्स लाइक, कौन कौन से रिवर को ये जो है पानी प्रोवाइड करता है, दैट इज GANGA, गंगा हो गया आपका, यमुना हो गया, इन चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट आप यहाँ पे पहले लिखेंगे सोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, सेकंड जो आपका यहाँ से आएगा, सेकंड आएगा आपका यहाँ से नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर मीन्स इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड, ये कोल्ड विंड से इंडिया को बचाता है। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेजन से भी बचाता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो जब वहाँ से विंड आ जाती है वो कहाँ पे इसको टकराती है और वापस स्ट्राइक बैक कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी आप लिखिए, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, होम टू मैनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत ज़्यादा यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, तो ये भी उनका एक घर ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप्स टेकन टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। कोई यहाँ पे 3 कंडीशन बताओ जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट की कंडीशन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की। तो पहला जो है क्या, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, उनको रिजर्वेशन एंड एजुकेशन मिल जाए जॉब्स में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल वेलफेयर स्कीम, ठीक है, SCHEM स्कीम्स जैसे लाइक स्कॉलरशिप एंड लॉन्स मिलना चाहिए। उसके बाद उनको क्या मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं कहीं अप टू सम एक्सटेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ तो ऐसा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, एक्सप्लेन इसकी सिग्निफिकेंस भी एक्सप्लेन करेंगे। सुनो, डेवलपमेंट दैट मीन्स प्रेजेंट इज विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, यानी वो रिसोर्स, अगर हमारे पास एक रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है, आप इसको ऐसे यूज़ करो कि ये खत्म ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन में भी काम आ जाए या फ्यूचर में भी काम आ जाए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, एग्जांपल आएगी आपके यहाँ पे सोलर एनर्जी आएगा, इंस्टेड ऑफ कोल टू रिड्यूस पोल्यूशन। देखो कोल क्या है, उससे पोल्यूशन होता है, अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द मानसून, एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड करते हैं मानसून पे। तो पहला है हमारे पास कैसे, देखो इंडियन फार्मर डिपेंड ऑन द मानसून रेन फॉर इरिगेशन, क्योंकि मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो इरिगेशन के लिए वो डिपेंड करता है। सेकंड, लेट और लेस रेनफॉल, क्या होता है, लेट और लेस रेनफॉल, ठीक है। वाइल हैवी रेन्स काज फ्लड, देखो इसमें क्या होता है, लेस और क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट आती है बारिश और तो कम आ जाती है, क्योंकि जो बाकी हैवी रेन होती है उससे ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइस एंड शुगर कैन नीड हाई रेनफॉल। अब जब जिस टाइम यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, शुगर कैन और राइस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में बारिश चाहिए, काफ़ी अमाउंट में, ठीक है। वाइल वीट नीड लेस, लेकिन जो हमारे पास वीट होता है, वीट को काफ़ी ज़्यादा कम चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वट आर द फंक्शंस ऑफ द इंडियन कमीशन ऑफ इंडिया ECI। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इनका यहाँ से रहता है, इनका होता है यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, ठीक है। सेकंड इनका होता है यहाँ पे सुपरवाइजिंग इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपेरेंस बनाना। उसके बाद होता है हमारे पास काउंटिंग वोट्स एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट, वोट भी यही काउंट करते हैं और रिजल्ट भी डिक्लेयर करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, दैट इज व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया, कौन सी ऐसी 3 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए पहला आएगा आपका यहाँ से सीजनल, SEASONL, सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आएगा हमारे पास डिसगाइज्ड, मैं बताऊंगा तीनों के अंदर क्या आएगा। थर्ड आएगा हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जो हमारे पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर फार्मर रिमेन्स जॉबलेस आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। अब फार्मर जो है वो यहाँ पे हार्वेस्टिंग करते हैं, बट आफ्टर दैट फिर भी वो जॉबलेस यहाँ पे रहते हैं, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट इसे कहा जाता है। बिकॉज एग्रीकल्चर हमारे पास है, हम उनको कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं। मे बी वहाँ पे दे आर रिक्वायर्ड सम क्वालिफिकेशन, कुछ क्राइटेरिया होगा, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे। भी हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर मोर वर्कर्स एंड रिक्वायर्ड इन अ जॉब, बहुत ज़्यादा वर्कर जो है एक ही जॉब में जरूरत है, जैसे कॉमन इन विलेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इवन ग्रेजुएट रिमेन जॉबलेस, ग्रेजुएट की बात ही नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स भी जिनके पास स्किल्स ही नहीं है, 3D उनको पता ही नहीं क्या होता, ऑटो कैड ये सर्टिफिकेट्स वो लैक करते हैं। दैट्स वाई वो क्यों बेकार है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, उनको पता ही नहीं 3D मॉडल कैसे यूज़ करते हैं, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। अब नॉलेज क्यों नहीं, हर साल जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे JKCET का आपने एग्जाम सुना होगा, ठीक है। हर साल 2000 बच्चे यहाँ पे इसको क्वालिफाई करते हैं, 1500 बच्चे यहाँ पे जॉब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे इक्विपमेंट्स है ही नहीं यहाँ पे कोई उतनी ज़्यादा हाई प्लेसमेंट है, नहीं उतनी ज़्यादा इंटर्नशिप है, तो सोचो आप वो कैसे यहाँ पे जो है जॉब एक्वायर कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ पे नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, मतलब असल में इसमें नहीं आएगा, आप यही लिखेंगे इवन ग्रेजुएट्स रिमेन जॉबलेस, ग्रेजुएट जो है वो जॉबलेस है ड्यू टू देयर लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट वाज द साइमन कमीशन अपोज इन इंडिया, व्हाई वाज साइमन कमीशन अपोज, क्यों गई थी इंडिया में। फर्स्ट, इट हैड नो इंडियन मेंबर, इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, नो इंडियन मेंबर, ठीक है। बी आएगा, इट इग्नोर इंडियन बाई डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल, इंडिया ने डिमांड किया था सेल्फ रूल के लिए, दैट्स वाई इंडिया ने इसे इग्नोर कर दिया। थर्ड है हमारे पास प्रोटेस्ट लेड टू डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसके अंदर क्या हो गया, लाला लाजपत राय की डेथ एट द टाइम हो गई थी, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अंदर रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी, जो यहाँ पे क्या रोल रहता है स्मॉल स्केल का इंडियन इंडस्ट्रीज में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। चलो हम यहाँ पे भी इसको भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रहता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस, ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है यहाँ पे जनरेट करता है। एनकरेज लोकल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स, ठीक है, किसको करता है यहाँ पे, एनकरेज लोकल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स को। थर्ड आपका रहेगा हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इससे क्या होता है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिसे मैं ईजी से रिप्रेजेंट करूँगी, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से लॉन्ग आंसर, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा, शॉर्ट मैंने आपको दिखाने वो मैंने बोल दिया, जो क्वेश्चन बोलने का होगा उसको मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कोई भी बोलने का नहीं, बोलने के हैं बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाता है और बच्चे देखते नहीं है, क्या फ़ायदा फिर बनाने का। अगर जिसने देखा उसको यहाँ पे अभी तक फ़ायदा और नुकसान कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हमारे पास, जिस तरह इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था तो एट दैट टाइम कॉलोनियल पीरियड के दौरान
इंडियन की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वो खत्म हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। पहला। दूसरा आएगा हमारे पास फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, इंडिगो की ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी, ठीक है, जो आज के टाइम में इलीगल है, ठीक है। हाई टैक्सेस बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे फार्मर को। आपने अपनी क्लास 10th में 9th में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है। हाई टैक्सेस ऑन फार्मर। उसके बाद डेवलपमेंट रेलवेज फॉर ब्रिटिश बेनिफिट, उन्होंने रेलवे बनाए थे लेकिन अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो मेजर लैंड फॉर्म्स है इंडिया के उन्हें एक्सप्लेन करो और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है माउंटेन्स, हिमालय, जो मैंने आपको कहा प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को और प्रोवाइड रिवर करते हैं। दूसरा प्लांट है जिसके अंदर हमारे पास आता है गुड फॉर एग्रीकल्चर, जो प्लेन्स है वो गुड फॉर एग्रीकल्चर है। थर्ड आता है हमारे पास प्लेट्यूज, जिसके अंदर डेक्कन प्लेट्यू आता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, रिच इन मिनरल्स। नेक्स्ट आएगा व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय डेमोक्रेसी। तो चलिए सुनो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजर चैलेंजेस उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है करप्शन। अब आपने क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करप्शन लिख दिया, सेकंड लिखोगे। अब सेकंड आपका आएगा यहाँ पे कास्ट एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जब हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, ठीक है, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, यानी आपके 4 मेजर चैलेंजेस बन गया। आपने मेजर चैलेंज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, मे बी, ठीक है, एक्सप्लेन करके तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एज अ स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका जो पहला यहाँ पे पॉइंट रहेगा लिखने के लिए वो रहेगा एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी हमें प्रमोट करना चाहिए एफॉरेस्टेशन को। सेकंड, स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन है उसको हमें खत्म करना चाहिए, उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कड़े से कड़े कानून बनाने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक इट यूनिक, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके अंदर आप कुछ और लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे प्रमोट इको टूरिज्म, ठीक है, इको टूरिज्म को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये भी कुछ अच्छे यहाँ पे स्टेप्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक इट यूनिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे जो है वो फीचर्स बताओ जो इसको यूनिक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आई थिंक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर दैट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, SECULR, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक भी है। उसके बाद प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन, हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है मैप वर्क। देखो मैप वर्क के भी मैंने हमसे कम से कम 20 क्वेश्चन निकाल के रखे, ठीक है, तो ये देख लो। अब इसके अंदर क्वेश्चन आपको कैसा आ सकता है, द स्टेट वेयर द जलियांवाला बाग मसार टू प्लेस। अब वो कौन सी जगह है जहाँ पे जलियांवाला बाग जो मसार को जिसने प्लेस टू की थी, वो तो आपको पता है अमृतसर है, ठीक है। सिमिलर हमारे पास है द रिवर ऑन विच भाखरा नागल डैम इज बिल्ट, आपको ये भी पता है। द स्टेट विच विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी आपको पता है। द लार्जेस्ट प्रोस्पेरिटी इन इंडिया दैट इज योर आसाम, आई थिंक आसाम ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पेपर। लेकिन अभी पेपर डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा फ्री फील करो, जितना आपको आता है उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज इसलिए करते रहो ताकि आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए, इतना मुझे आता है, ठीक है। अब जो नहीं आता है फिर उसके बाद एनालाइज करो मुझे क्या नहीं आता है, जो आपको नहीं आता उस पर फोकस करो। PDF चाहिए आपको, सब क्वेश्चन की आंसर की PDF मैं प्रोवाइड करूँगा। आपको MCQs की PDF चाहिए, मेरे पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 120-150 MCQs पड़े। देखो बहुत ज़्यादा बच्चे ब्लू प्रिंट्स वो प्रिंट्स, अब ऐसा नहीं ना एक दिन आपके पास बच्चे क्या ही ब्लू प्रिंट्स को देखना है। जो आपको ब्लू प्रिंट्स बोलता है, ब्लू प्रिंट्स देखो जब वो इतना ही था वो आपको 20 to 15 डेज पहले क्यों नहीं बोलता, 5 दिन पहले ही बोलता। आप उसको देखते, आपको पता लग जाता, आप एनालाइज करते कहाँ से क्या आता। तो आप आपके पास उतना टाइम नहीं, मैं आपको सिंपली सजेस्ट करता हूँ यही इन क्वेश्चंस को भी देखो पढ़ो। उसके अलावा जो मैंने बाकी भी प्रोवाइड किया उनको भी पढ़ो। हर एक क्वेश्चन मैंने, हर एक पेपर मैंने विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया, इसकी भी की थोड़ी ब्रीफ में की। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो का कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा मैं आपको MCQ सजेस्ट करते रहूँगा। व्हाट्सएप पे आ जाओ, नंबर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से मेरे को मैसेज कर देना। फिर भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नंबर लिख लेता हूँ 7051093578, ठीक है, 7051093578। आप किसी भी टाइम DM कर सकते हैं। बिकॉज देखो बहुत ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे मेरा हमारे से जुड़े हैं। मैं नहीं मानता कि 10 व्यूज़ आ जाए 20 व्यूज़, मैं मानता हूँ कि 10 बच्चे 20 बच्चे 50 बच्चे देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे 50 बच्चे, मतलब 50 स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। 50 व्यूज़ कुछ नहीं रखते बट 50 स्टूडेंट्स वैल्यू रखते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, अगर वो 50 स्टूडेंट्स भी अच्छे स्कोर यहाँ पे करते तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।